हाउ रॉ एक्चुअली वर्क्स। इंडिया की सबसे खतरनाक एजेंसी जिसकी कोई वेबसाइट नहीं है, कोई फोन नंबर नहीं है और कोई ऑफिशियल एड्रेस नहीं है। पार्लियामेंट में कोई सवाल नहीं पूछ सकता। आरटीआई लगाओगे तो रिजेक्ट होगी। बजट सीक्रेट, स्टाफ सीक्रेट, ऑपरेशंस ऑल्सो सीक्रेट। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एजेंसी इस तरह से डिजाइन की गई है कि ये एग्जिस्ट ही ना करे ऑफिशियली, लेकिन इसने एक पूरा देश बना दिया, बांग्लादेश 1971 में। इसने इंडिया का न्यूक्लियर बॉम्ब इतना सीक्रेटली टेस्ट करवाया कि अमेरिका की CIA, जो दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको भी पता नहीं चला जब तक बॉम्ब फट नहीं गया। और 2022 में कराची की एक गली में IC-814 हाईजैकिंग का एक हाईजैकर मॉर्निंग वॉक पे था। 2 बाइक सवार आए, गोली मारी और चले गए। एंड इंडिया ने ऑफिशियली कुछ नहीं बोला आज तक, लेकिन पूरी दुनिया जानती थी ये किसने करवाया। नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। और आज मैं आपको वो सब बताऊंगी जो रॉ के बारे में जाना जा सकता है। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप इंडिया को वैसे नहीं देखोगे जैसे आप पहले देखते थे। रॉ की कहानी शुरू होती है इंडिया की सबसे बड़ी इंसल्ट से। चाइना ने अटैक किया और इंडिया हार गया अक्साई चिन। 38,000 स्क्वायर फीट जमीन चली गई। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि इंडिया हार गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया को पता ही नहीं चला कि चाइना अटैक करने वाला है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो उस वक्त डोमेस्टिक और फॉरेन इंटेलिजेंस दोनों हैंडल करती थी, कंप्लीटली फेल हो गई। चाइनीज ट्रूप्स बॉर्डर पर जमा हो गए और इंडिया सो रहा था। 1965 में फिर से पाकिस्तान के साथ वॉर, फिर से इंटेलिजेंस फेलियर। पाकिस्तान का मिलिट्री बिल्डअप डिटेक्ट ही नहीं हुआ। 2 वॉर्स, दोनों फेलियर्स, पर एक ही वजह से। इंडिया के पास कोई डेडिकेटेड फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी थी ही नहीं। तब इंडिया ने बनाई रॉ ऑन 21 सितंबर 1968। और इसके पहले चीफ बने रामेश्वर नाथ काव, एक ऐसा आदमी जिसके बारे में इतना कम लिखा गया है कि अगर आप गूगल करोगे तो मुश्किल से 2-3 फोटोज मिलेंगे। बट ये इंडिया का सबसे पावरफुल स्पाई मास्टर थे और काव ने रॉ को ऐसी जगह रखा जहां कोई हाथ ही नहीं पहुंचा सकता। अब ये समझ लो, रॉ को जानबूझ के इनविजिबल बनाया गया है। रॉ टेक्निकली एक एजेंसी नहीं है। ऑफिशियली ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की एक विंग है। ये वर्ड विंग जो है ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ये एजेंसी होती तो पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ता, बजट डिस्क्लोज करना पड़ता, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लगता। लेकिन विंग होने की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पार्लियामेंट में कोई सवाल नहीं, आरटीआई से भी छूट। बजट इनका क्लासिफाइड होता है अंडर सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर। कितना पैसा जाता है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को पता है। रॉ का चीफ ऑफिशियली कहलाता है सेक्रेटरी रिसर्च। इतना बोरिंग टाइटल डेलिबरेटली, ताकि कोई ध्यान ही न दे। ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। बीच में सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है एंड और कोई भी नहीं। रॉ का अपना कैडर है, रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस। लेकिन सीनियर लीडरशिप में मोस्टली इंडियन पुलिस सर्विसेज से आते हैं। बट फील्ड एजेंट्स, उनके बारे में कुछ भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है कि वो कितने हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं, सब कुछ डार्क। और रॉ के अंडर 3 और ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं जो और भी सीक्रेटिव हैं। पहली है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, तिब्बतियन रेफ्यूजीज और गुरखास से बनी एक पैरामिलिट्री यूनिट। 1962 के बाद बनी थी, चाइना के खिलाफ कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए। सेकंड है एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पाई प्लेन, सैटेलाइट इमेजरी और सबसे मिस्टीरियस थर्ड है स्पेशल ग्रुप, एक कोवर्ट यूनिट जो डायरेक्टली रॉ के अंडर काम करती है सेंसिटिव मिशंस पे। काउंटर टेररिज्म, असैसिनेशंस, ऑफिशियली इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सीक्रेसी क्यों? क्योंकि जो काम रॉ करती है वो काम है ही ऐसा कि अगर पता चल जाए तो इंटरनेशनल क्राइसिस हो सकता है। चलिए बात करते हैं उन ऑपरेशंस की जो पब्लिक में आ चुके हैं, और सिर्फ ये सोचिए अगर ये सामने आ गए तो जो नहीं आए वो कैसे होंगे। ऑपरेशन 1 बांग्लादेश बना दिया। ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लोग वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ रहे थे। रॉ चीफ काव ने क्या किया? 1 लाख मुक्ति बहिनी फाइटर्स को ट्रेन करवाया, वेपन्स दिए, इंटेलिजेंस दी, स्ट्रेटेजिक गाइडेंस दी। और ये सब इतना सीक्रेटली हुआ कि जब इंडिया की आर्मी ऑफिशियली एंटर हुई तब तक पाकिस्तान का गेम ऑलरेडी खत्म
खत्म हो चुका था। सोचिए, एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक कंट्री क्रिएट करवा दी ना। ऑपरेशन 2 न्यूक्लियर टेस्ट छुपा लिया। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, इंडिया ने पोखरान में अपना पहला न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट किया। 15 किलोटन प्लूटोनियम बॉम्ब। रॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये टेस्ट पूरी दुनिया से छुपाए रखना, और हुआ भी। CIA को, जिसके पास सैटेलाइट्स हैं, स्पाई प्लेन्स हैं, दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस बजट है, उसको पता ही नहीं चला जब तक धरती नहीं हिली। किसी को खबर नहीं थी। ऑपरेशन 3 कहूता, सबसे डेयरिंग ऑपरेशन जो फेल हो गया। ये वो स्टोरी है जो बहुत कम लोगों को पता है। कहूता पाकिस्तान में एक जगह है, खान रिसर्च लैबोरेटरीज। यहाँ पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चलता था। रॉ को इसके बारे में पता कैसे चला? रॉ एजेंट्स ने कहूता के पास से बार्बर शॉप से पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट के बाल उठाए। इन सैंपल्स में एनरिच्ड यूरेनियम के ट्रेसेस मिले। इसी से कंफर्म हुआ कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। रॉ ने ऑपरेशंस प्लान किए कहूता को सैबोटाज करने के लिए, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम सेफ रखने के लिए। लेकिन तब के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने ऑपरेशन रोक दिया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जिया उल हक को फोन करके बता दिया कि इंडिया को पता है। जस्ट इमेजिन, रॉ का ऑपरेशन कैंसिल, पाकिस्तान अलर्ट हो गया और हिस्ट्री चेंज हो गई। इमेजिन करो, अगर वो ऑपरेशन होता तो शायद पाकिस्तान के पास आज न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते, जिसके बेसिस पे वो हर बार धमकी देता फिरता है। अब एक राइवलरी की बात करते हैं, जो दुनिया की सबसे इंटेंस इंटेलिजेंस राइवलरी है, रॉ वर्सेस ISI, इंडिया की फॉरेन इंटेलिजेंस वर्सेस पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस। ये दोनों एजेंसीज 3 डेकेड से एक दूसरे के खिलाफ कोवर्ट ऑपरेशंस चला रही हैं, कश्मीर में, अफगानिस्तान में और अब रिपोर्टेडली कराची की गलियों में भी। रॉ का बिलीफ है कि ISI ने 26/11 मुंबई अटैक्स प्लान करवाए थे, जिसके काफी प्रूफ्स हैं। लेकिन दोनों में एक फंडामेंटल फर्क है। ISI डायरेक्टली पाकिस्तान की मिलिट्री के अंडर है, आर्मी चीफ के हाथ में, लेकिन रॉ डायरेक्टली सिविलियन लीडरशिप के अंडर है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। इसका मतलब रॉ का डायरेक्शन बदलता रहता है प्राइम मिनिस्टर के साथ। कुछ PMs ने रॉ को फुल पावर दी और कुछ ने उनके हाथ बांध दिए। सेम एजेंसी, डिफरेंट PM एंड कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स। और आज धुरंधर फिल्म के बाद पूरी दुनिया डिस्कस कर रही है कि इंडिया की कोवर्ट कैपेबिलिटीज क्या हैं। फिल्म में अजीत डोभाल पे बेस्ड कैरेक्टर है R माधवन का। डोभाल, जो खुद पाकिस्तान में ईयर्स तक अंडर कवर रह चुके हैं, आज इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। अब एक रीसेंट इंसिडेंट, और ये सुनो ध्यान से। मार्च 2022 में कराची, पाकिस्तान में जहूर मिस्त्री IC-814 हाईजैकिंग का एक हाईजैकर, जिसने 1999 में एक इंडियन पैसेंजर रूपन कटियाल को स्टैब करके मारा था, वो कराची में रहता था फ्रीली। एक दिन 2 अननोन लोग बाइक पर आए, गोली मारी एंड मिस्त्री डेड। इंडिया ने ऑफिशियली कुछ नहीं बोला, आज तक नहीं बोला, लेकिन इट इज वाइडली बिलीव दैट ही वाज असैसिनेटेड बाय रॉ। नेक्स्ट बात करते हैं फरवरी। हिजबुल कमांडर बशीर अहमद पियर, इंडिया का मोस्ट वांटेड डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, रावलपिंडी में एक दुकान के बाहर अननोन गनमैन ने शूट कर दिया। अगेन इंडिया ने कुछ नहीं बोला। ये रॉ का स्टाइल है, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस काम। और जब आप धुरंधर देखते हो तो ये समझो कि जो रियल लाइफ में हो रहा है वो फिल्म से कहीं ज्यादा इंटेंस है। अब एक सवाल जो सब पूछते हैं, रॉ में कैसे जा सकते हैं? सिंपल आंसर, आप अप्लाई नहीं कर सकते। रॉ आपको खुद चूज करती है। सीनियर पोजीशंस में मोस्टली IPS ऑफिसर्स आते हैं, लेकिन एक्चुअल फील्ड एजेंट्स वो कहां से आते हैं, कैसे रिक्रूट होते हैं, ये पब्लिकली किसी को नहीं पता। मिलिट्री बैकग्राउंड से आते हैं, इंटेलिजेंस बैकग्राउंड से आते हैं, और रिपोर्टेडली कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिक्रूट होते हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, क्योंकि रॉ का सबसे बड़ा वेपन कोई मिसाइल नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है। रॉ का सबसे बड़ा वेपन है एनोनिमिटी, इनविजिबल रहना, और वो इनविजिबल रह के ज्यादा काम करती है जितना दुनिया की ज्यादातर एजेंसीज स्पॉटलाइट में रह के करती हैं। तो ये है रॉ, इंडिया की वो एजेंसी जिसके बारे में जितना कम पता है वो उतना ही ज्यादा काम करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बता पाई वो सिर्फ वो है जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। जो नहीं आया वो कितना बड़ा होगा ये सोचने वाली बात है। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक एंड शेयर करो, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। आई एम शुभी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।